वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के लिए जो हमारी नवंबर 2020 के लिए अमेंडमेंट्स आई हैं, यानी जो कि स्टैट्यूटरी अपडेट्स इशू करी हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। आज हम वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इतनी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ, इतनी सारी अमेंडमेंट्स नहीं है। ये जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स के नोट्स आए हैं आपके हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, इस पे नए के लिए जो आपकी अमेंडमेंट थी वो भी इसमें इंक्लूड है। दैट्स वाई लग रहा है कि वो ज़्यादा है, अदरवाइज ये बहुत कम अमेंडमेंट्स आई है, ठीक है। अभी आप देखना, मैं आपको जब अमेंडमेंट डिस्कस करवाऊंगी तो आप खुद कहोगे यस मैम ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है हमारी चैप्टर 1 से रिलेटेड। और हाँ स्टूडेंट, ये जो मैं नोट्स रेफर कर रही हूँ, ये इंस्टीट्यूट ने ही, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो नोट्स हमारे इशू करे हैं, ये वही नोट्स हैं। तो आप आईसीआई की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लासेस ली हैं उन्हें ये नोट्स की कॉपी, पीडीएफ कॉपी उनकी ईमेल पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नोट नाउ द फर्स्ट इज रिलेटेड टू चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट। देखो स्टूडेंट, इस अमेंडमेंट को करवाने से पहले, ये ऑलरेडी वैसे जो अमेंडमेंट है ये मई में आ चुकी थी, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इसको दोबारा से रिपीट किया है। ये नवंबर के लिए कुछ नई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। इसको करवाने से पहले कुछ आपको रिवाइज करवाती हूँ। आपको ध्यान है हमने बात की थी 2 सेक्शंस की कैपिटल गेन चैप्टर में। फर्स्ट वन इज STCG अंडर सेक्शन 111A, और सेकेंड हमने बात की थी LTCG अंडर सेक्शन 1112A। इसमें क्या बात की थी? अंडर सेक्शन 111A STCG में हमने बात की थी कि अगर कोई भी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो उस पर कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता था, ठीक है। कितना? 15%। सिमिलरली LTCG के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो उस पर भी कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स था 10% वाला, क्लियर। वो कंसेशनल रेट क्यों दिया हुआ है ये भी हमने बात की थी, जिससे कि वो इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें, क्लियर। अब आपको ध्यान आ गई कि हमने वहाँ पर कैसे डिस्कस की थी। अब मैं आपको ये अमेंडमेंट बताने वाली हूँ। देखो क्या कहता है, यहाँ से पढ़ो। That in case of individual HUFs, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए ये अमेंडमेंट आई है। किस किस के लिए है ये? इंडिविजुअल के केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए। देखो स्टूडेंट को क्या कहता है। फर्स्ट वन इज, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ इसकी रिविजन हो रही है कि जहाँ पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर दोज 2 सेक्शन, दैट इज 111A और 112A, जहाँ पर टोटल इनकम, वो इनकम भी इंक्लूड कर कर मोर देन है 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा है, बट इट इज़ लेस देन और इक्वल टू ₹1 करोड़। मोर देन 50 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता था मैम? वहाँ पर लगता था सरचार्ज। सरचार्ज किस पर? इनकम टैक्स पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी टोटल इनकम आएगी उस पर इनकम टैक्स कंप्यूट करो, उस इनकम टैक्स पर आपको 10% के रेट से सरचार्ज लगाना है, ठीक है। कितना रेट लगता था? 10%। और ये बात हमें बहुत बार डिस्कस करी है कि देखो स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, मोर देन 50 लाख। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में 50 लाख दिया होता है, टोटल इनकम आती है 50 लाख, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि 50 लाख पर सरचार्ज था या नहीं था। नहीं था, 50 लाख से ज़्यादा पर सरचार्ज है, क्लियर। एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक बार देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 30 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है 25 लाख, और अदर इनकम है 45 लाख, यानी 30 + 25 + 40 टोटल 95 लाख की इनकम है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको 95 लाख पर एज पर द इनकम टैक्स रेट्स आपको इनकम टैक्स कंप्यूट करना है। जो भी इनकम टैक्स आएगा उस पर आपको 10% का सरचार्ज लगाना है, क्लियर। तो फर्स्ट तो बस यही थी। सेकंड में वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, हमने बात की थी, ये तो बात हो गई 1 करोड़ तक की। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीडिंग है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, तो कितना सरचार्ज रेट होता था मैम? सरचार्ज रेट था 15% का, ठीक है। अगेन, जहां टोटल इनकम इंक्लूडिंग योर इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। STCG है अंडर सेक्शन 111A 60 लाख का, LTCG है अंडर सेक्शन 112A 65 लाख का, और अदर इनकम है 50 लाख की, यानी टोटल इनकम आ गई 1.75 करोड़। आपको करना क्या है, रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स कंप्यूट करना है उस पर, जो भी इनकम टैक्स आएगा, क्योंकि ये इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, मतलब
2 करोड़ को पार नहीं कर रही, तो यहाँ पर आपका सरचार्ज का रेट लगेगा 15%। ये भी हो गई, बस इतनी सी बात थी। अब देखो स्टूडेंट थर्ड अमेंडमेंट, थर्ड में वो क्या कह रहा है। देखो अभी तक ना स्टूडेंट हमने बात करी नॉर्मल की टोटल इनकम इंक्लूडिंग दोस टू इनकम, दैट इज इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। लेकिन देखो पहले क्या हो रहा था और अब क्या हुआ, फिर उन्होंने बोल दिया कि जिसकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, एक्सीडिंग 2 करोड़ है, बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है, तो उस पर इनकम टैक्स में सरचार्ज का रेट लगेगा 25%। कितना लग गया? 25%। अब देखो 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, अगर सरचार्ज लग रहा है 25%, तो इन्वेस्टर्स ने क्या सोचना स्टार्ट किया कि फिर क्या फ़ायदा है हमें, क्या फ़ायदा है इक्विटी शेयर या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल गेन अराइज होगा तो इतना ज़्यादा सरचार्ज भी हमें पे करना पड़ेगा। और सरचार्ज होता क्या है? टैक्स पर टैक्स होता है, इनकम टैक्स पर एक एडिशनल टैक्स ही तो है सरचार्ज। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया कि ठीक है एक काम करते हैं, फाइनेंस एक्ट ने हमारे स्पेसिफाई किया कि एक काम करते हैं कि हम एक अपर लिमिट रख देते हैं 15%, सरचार्ज की अपर लिमिट 15% कैप लगा दी, मतलब कि चाहे कितनी भी टोटल इनकम हो लेकिन सरचार्ज मैक्सिमम रहेगा इन द केस ऑफ 111A एंड इन द केस ऑफ 112A 15%। यानी यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि मान लो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज़्यादा है 5 करोड़ से कम है, तो आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, उस टोटल इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है? एक में तो ले लो अदर इनकम, यानी इनकम अदर देन अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, ठीक है। उस पर देखो अगर वो ये अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ से कम है तो उस पर रेट लगा दो 25% का। अगर 2 करोड़ से कम है तो 1 और 2 के बीच में है तो 15, वरना उससे कम है तो 10, वो नॉर्मल वाला जो चल रहा था। और जो अदर इनकम इससे अदर है यानी 111A और 112A की इनकम है, उस पर मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15% का, इसको पार नहीं करेगा सरचार्ज। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 54 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 55 लाख और अदर इनकम है 3 करोड़, ठीक है। अगर ये मैं नॉर्मल केस देखती तो 3 करोड़ प्लस 55 लाख प्लस 54 लाख, तो ये एक्सीड कर जाता, यानी हमारा सरचार्ज कितना लग जाता, सरचार्ज लग जाता है इसमें 25% वाला केस। लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया कि देखो सिर्फ अदर इनकम पर देखो, क्या ये अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 से कम है? आंसर इज ये। तो इसके इनकम टैक्स पर आपको सरचार्ज लगाना है 25% का, जो नॉर्मल रेट है। लेकिन जो 54 लाख और 55 लाख है, इस पर आपका सरचार्ज लेवी होगा इसके इनकम टैक्स पे ओनली एंड ओनली 15%, ये इसको एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ऑलरेडी क्लास में कवर है, बट स्टूडेंट्स ये आपके अमेंडमेंट्स में भी दिया हुआ है। वैसे ये मई के लिए अमेंडमेंट आई थी, लेकिन जिन्होंने मई के लिए अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं करी तो स्टूडेंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो अच्छे से उसको समझ लो। क्लियर? अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स ने बोला कि अभी तक तो बात हुई हमारी 5 करोड़ तक की इनकम पर, लेकिन अगर इनकम एक्सीड करती है 5 करोड़ तो सरचार्ज और बढ़ जाएगा और सरचार्ज हो जाएगा 37% का। तो अगेन यहाँ पर इन्होंने टोटल इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनकम विच इज अदर देन इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A एंड अदर इनकम। इट मीन्स इनकम यहाँ पर बात कर ली STCG अंडर सेक्शन 111A एंड LTCG अंडर सेक्शन 112A। सिमिलरली अगर ये इनकम यानी अदर देन 111A एंड 112A एक्सीड कर रही है 5 करोड़ को, तो उस पर लगा दो आप सरचार्ज 37% का। बट ये जो 111A और 112A है इसकी तो एक कैप फिक्स है, कितनी कैप? 15% की। क्लियर? देखो STCG दिया हुआ है 50 लाख, LTCG है 65 लाख और अदर इनकम है 6 करोड़ की। 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है अदर इनकम, यानी सरचार्ज लगेगा इसके इनकम टैक्स पर 37%। बट 50 और 65 लाख पर आपका सरचार्ज लगेगा इसके इनकम टैक्स पर ओनली एंड ओनली 15% के रेट से। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स इसका 5th पॉइंट। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी है, देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप अच्छे से इसकी क्वेरी में से ले सकते हो। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, मेल पर, किसी से पे भी आप किसी भी मोड से आप क्वेरी इसकी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स की वो कह रहा है
where total income including income under section 111A and 112A exceeds rupees 2 crore in cases which are not covered under third and fourth above। देखो स्टूडेंट्स उसने क्या बोला, उसने बोला कि अब मान लो कि जहां पर आपकी अदर इनकम यानी आपकी टोटल इनकम मिलाकर वो इनकम एक्सीड कर रही है 2 करोड़ से। इट मींस देखो कैसे कह रहा है वो, चलो इस पॉइंट को आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एसटीसीजी कितना है 60 लाख, एलटीसीजी है 55 लाख। एलटीसीजी कौन से वाला, 112A वाला, नॉर्मल 112 वाला नहीं। अदर इनकम है 1.10 करोड़। अगर मैं सिर्फ अदर इनकम की बात करूँ, अदर इनकम एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, तो इस पर आपका सरचार्ज रेट क्या था, हम इस पर सरचार्ज रेट था 15%। ठीक, और क्योंकि ये तीनों मिलाकर भी आपके जो टोटल इनकम है वो एक्सीड कर रही है वो 2 करोड़ वाली लिमिट में ही ना, तो इसलिए आपका एसटीसीजी एलटीसीजी पर तो 15% वाला रेट रहेगा सरचार्ज का, और यहाँ भी कितना रहेगा 15%, यानी टोटल 2.25 करोड़ पर आपका सरचार्ज का रेट रहेगा 15%। क्लियर, बस इतना सही था। वैसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कवर्ड है ये अमेंडमेंट, बट स्टिल यहाँ पर दी हुई है, या फिर जिसने नहीं करी थी अभी तक मई के लिए अमेंडमेंट, तो वो ये अमेंडमेंट थी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गई है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स चैप्टर 4 दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी में एक अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट भी ऑलरेडी आपके मई एग्जाम्स के लिए कवर हो चुकी थी, यहाँ पर भी कुछ नई अमेंडमेंट नहीं है। अभी तक देखो फर्स्ट अमेंडमेंट करी वो भी नई नहीं थी, और ये भी न्यू अमेंडमेंट नहीं है, ऑलरेडी कवर्ड अमेंडमेंट है। ठीक है, देखो और स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है ना कि कैसे पता चलेगा ऑलरेडी कवर्ड है नहीं है, कैसे कर रहे हो, तो देखो आपके मई एग्जाम्स के लिए 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल होती है, किसी भी एग्जामिनेशन किसी भी पेपर में आपके सीए एग्जाम्स में। तो मई के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होती है 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स, दैट इज 31 अक्टूबर 2019 तक की अमेंडमेंट थी, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। फिर आते हैं आपके नवंबर एग्जाम्स, तो स्टूडेंट नवंबर एग्जाम से 6 महीने पहले इट मीन्स आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स यहाँ पर। क्लियर, चलो ये आपकी आई थी नोटिफिकेशन ऑन 20 सितंबर 2019, 31 अक्टूबर से पहले, तो ऑलरेडी आपके में एग्जाम्स के लिए कवर है। क्या कहा था स्टूडेंट वहाँ पर, उसने डेप्रिसिएशन रेट में चेंज किया था। क्या चेंज था, देखो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है अभी तक कि अगर कोई भी मोटर बसेस, मोटर लॉरीज या फिर मोटर टैक्सी है जिसको कि आप कैसे यूज कर रहे हो, अगर आप उसको यूज करते थे इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, इट मीन्स आप उसको कैसे यूज करते थे कि आप हायर चार्जेस रिसीव करते थे, दूसरे पर्सन को वो देते थे। ठीक है, मतलब आप अपनी सर्विसेज कैसे देते ऑन द हायर बेसिस आप उसको प्रोवाइड करते थे। तो आपकी मोटर बस, मोटर लॉरीज और मोटर टैक्सीज पर कितना डेप्रिसिएशन लगता था, 30%। और अदर देन दोज विच आर रनिंग देम ऑन हायर बेसिस उस पर कितना लगता था, उस पर लगता था आपका 15%। यही दो रेट्स थे आपके मोटर बसेस के केस में। अब उन्होंने बोल दिया कि ऐसी मोटर बसेस, मोटर लॉरीज या फिर मोटर टैक्सीज जिसको कि आप यूज कर रहे हो इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, और अगर स्टूडेंट्स वो आपने, अगर एक टैक्स पेयर ने वो एक्वायर करी, वो परचेज करी 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, कब की बात कर रहा है वो, देखो यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है, ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है। 23 अगस्त। क्लियर, कब के कह रहा है वो, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने उसको एक्वायर किया, प्लस 31 मार्च 2020 से पहले आप उसको पुट टू यूज भी कर रहे हो, उसको यूज भी कर रहे हो, तो अब डेप्रीसिएशन रेट को 15% से इंक्रीज कर दिया, डेप्रीसिएशन रेट हो गया है 45%। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से पीरियड की बात कर रहा है वो, एक्विजिशन और पुट टू यूज कब होना चाहिए, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। ठीक है, इसमें सिमिलरली 15% होता था अदर देन दोज मोटर व्हीकल विच आर कवर्ड अंडर फर्स्ट पार्ट, इट मीन जो नॉर्मल वाली होती थी, यानी अदर देन दोज मोटर व्हीकल विच यू आर यूजिंग देम टू रनिंग देम ऑन हायर। क्लियर, उनके लिए रेट था 15%। उनके लिए भी सिमिलर कंडीशन है कि अगर उनको एक्वायर किया गया है फ्रॉम 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, प्लस उसको आप पुट टू यूज, यानी क्यूमुलेटिवली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पुट टू यूज कर रहे हो ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, तो इस 15% के रेट को भी और 15% से इंक्रीज किया। इट मीन नाउ द रेट इज 30%।
50%। लेकिन अगर 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन या फिर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर आपके वही डिक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले वाले ही लगेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टूडेंट्स यही अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर थी क्लास में, यहाँ पर दोबारा कवर हो गई। नेक्स्ट आती है आपके कैपिटल गेन चैप्टर के लिए, कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन के लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है, हर साल की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अलग है। स्टूडेंट्स पहले आपके एक्चुअली स्टडी मटेरियल में दिया हुआ था कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में लिखा था येट टू बी नोटिफाई, कि अभी नोटिफाई करना है। तब उन्होंने नोटिफाई कर दिया है 289। कितना है ये आपका 289, दैट इज 289। और मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि सारे इन्फ्लेशन इंडेक्सेस याद नहीं करने, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन सा करना है, करंट जो आपका चल रहा होता है प्रीवियस ईयर के लिए, यानी आपको 289, 2019-20 के लिए 289 है, सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में गिवन आएंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, ये न्यू अमेंडमेंट है आपकी नवंबर के लिए, दैट इज न्यू। ठीक है, इसको मैं हाईलाइटर से और ज़्यादा मार्क कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये नई अमेंडमेंट आई है आपके लिए अभी तक के लिए। देखो वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान है, हमने पढ़ा था सेक्शन 56 to 10 में, क्या पढ़ा था एक बार मुझे जल्दी से, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। एंड वहाँ हमने एक पॉइंट पढ़ा था दैट एनी सम ऑफ मनी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन इफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000 और value of immovable property, it means being land or building or both, in a received without consideration if this SDV, that is stamp duty value, exceeds ₹50,000. It also brings to tax in a case where immovable property is received for inadequate consideration and the difference between SDV and actual sale consideration. If the stamp duty value exceeds such consideration and such excess amount is more than higher of 50,000 and 5% of sale consideration. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से कोई सम ऑफ मनी रिसीव करता है, कितनी करता है, एग्रीगेट वैल्यू विच इज एक्सीडिंग ₹50,000, तो उस पर सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल होता था। और इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये यहाँ से अच्छे से समझो स्टूडेंट्स, बात की थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग या फिर दोनों, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी कोई दूसरे से परचेज कर रहा है या फिर ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन ले रहा है। मैम ये कैसे पता चलेगा कि एडिक्वेट कंसीडरेशन है या नहीं, तो इसके लिए क्या करते थे, हम चेक करते थे कि कितने में उसने परचेज करी, यानी उसका परचेज प्राइस और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी SDV चेक करते थे। और अगर इन दोनों का डिफरेंस, परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, प्लस कौन सी क्यूमुलेटिवली कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी स्टूडेंट, प्लस ये जो SDV है और ये जो परचेज प्राइस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मोर देन 5% ऑफ सेल कंसीडरेशन है। कितना है, 5% ऑफ सेल कंसीडरेशन से ज़्यादा है। तो फिर क्या लगता था, सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल होता था। ध्यान आ गया स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने परचेज कितने में करी, 1 लाख में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की थी, 1,60,000 की। ठीक है, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस, परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस मोर देन 50,000 है। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा है, अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो, दूसरी कंडीशन यानी दोनों के डिफरेंस में परसेंटेज का कितना अंतर है, तो इट्स अप्रॉक्स 60%, 60% का डिफरेंस आ रहा है, डेट इज 1,60,000 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो 60% यानी मोर देन 5%, दोनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हुई हैं। इसका मतलब लगेगा सेक्शन 56 to 10, और अब इस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। ध्यान आ गया स्टूडेंट? यस। तो मैम यहाँ पर चेंज क्या आया, अब वो बात करते हैं ना। चलो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखो पहले मैं आपको चेंज बता देती हूँ। आपको ध्यान है हमने और भी वहाँ पर बात की थी, हमारे सेक्शन 56 to 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से, फॉर एग्जांपल रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है या फिर ऑन द टाइम ऑफ मैरिज मिल रहा है, अंडर विल मिल रहा है, तो उन सब केसेस पर ये सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होता था। उसी के साथ में लास्ट में लिखा हुआ था या फिर ऐसा कोई पर्सन और ऐसी कोई क्लास ऑफ पर्सन जिसको कि हमारी गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। ध्यान आ गया?
तो अब बात आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया एक क्लास ऑफ पर्सन्स को, किसको किया है देखो। तो इसके पीछे ना स्टूडेंट एक्चुअली एक ना स्टोरी है। देखो स्टोरी क्या है, आपको पता होगा, इनफैक्ट हर सिटी में ही देखने को मिल जाती है अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज का ये मतलब नहीं होता कि जिस कॉलोनी में जो पर्सन रह रहे हैं अगर वो अनऑथोराइज्ड है, इट मीन ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने उसके लिए पेमेंट नहीं करी, ये मतलब नहीं होता। मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी थी कॉलोनी बनाने की और स्टिल वहाँ पर कॉलोनी बन गई। मतलब एक्चुअली में क्या होता है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये होता है स्टूडेंट्स की काफ़ी सालों से ना जो कॉलोनीज चलती आ रही होती हैं, कि मान लो फॉर एग्जांपल 1970 में कोई कॉलोनी बनी, वहाँ पर कोई बिल्डर था, उसने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली कोई भी। जब भी आप ऑथराइज करवाते कॉलोनी को तो आपको गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर ऑफिसर गवर्नमेंट से आपको क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए एक मैप तैयार होता है, पूरा प्लान लेआउट होता है, वो सब वो नहीं किया। वहाँ पर पर्सनस को, डिफरेंट पर्सनस को एक बिल्डर ने प्रॉपर्टी वहाँ पर सेल कर दी, लैंड सेल कर दी, उन्होंने बिल्डिंग बना ली। अब क्या हो रहा है, तब से लेकर अब तक वो चली आ रही है। अब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के पास अब दो ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि वो कहें कि ये जो कॉलोनी है भाई वो तो अनऑथोराइज है, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं गलत है, आप अपनी यहाँ से सारे घर हम तोड़वा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो इन अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज कर दे। यही दो ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है। अब जो पर्सन इतने इतने सालों से वहाँ पर रहते आ रहे हैं, उनकी क्या मिस्टेक है? उनकी मिस्टेक ये है कि बिल्डर ने मैप पास नहीं करवाया था, बिल्डर ने परमिशन नहीं ली थी, तो वो सब गलत है। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि जब दिल्ली इलेक्शन आने वाले थे, दिल्ली के इलेक्शन आने वाले थे ना, तो उससे पहले क्योंकि आपको सबको पता है, बहुत ऑब्वियस बात है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट ट्राई करती हैं कि वो पब्लिक को खुश करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि दिल्ली की सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की, वहाँ पर क्या होगा कि उन्होंने कुछ कॉलोनीज को बोल दिया कि ये कॉलोनीज वैसे तो अनऑथोराइज थी, लेकिन हम अपने ऑफिशियल गैजेट में इनको अब क्या कह रहे हैं कि अब इन पे देखो फ्रेंड्स, कि अब इन अनऑथोराइज कॉलोनीज पर आपका सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कैसे नहीं होगा, देखो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कि उन्होंने बोल दिया कि अब इन अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया जाएगा, इनकी ट्रांजेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टूडेंट्स कि इन द ईयर 2017 किसी पर्सन ने, जिस पर्सन के पास 1975 से कोई प्रॉपर्टी थी मिस्टर ए के पास, ठीक है, मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए से परचेज कर ली 2017 में, उसी कॉलोनी में जो कि अनऑथोराइज थी। अब जब वो कॉलोनी अनऑथोराइज थी तो आपको लग रहा होगा मैम परचेज कैसे करी? देखो अगर परचेज करनी हो तो वो क्या कर सकते हैं, आप वो कोई रजिस्टर तो करवा नहीं सकते, रजिस्ट्री करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की? नहीं, क्योंकि वो तो अनऑथोराइज है, गवर्नमेंट रजिस्ट्री करेगी नहीं, तो फिर कैसे सेल करे? वो काम कर सकते थे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी कि भाई अब से तुम इसे यूज करो, या फिर एग्रीमेंट टू सेल दे दिया। मतलब जब भी कभी इस प्रॉपर्टी को रेगुलराइज किया जाएगा, तो मैं पहले से कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, फ्यूचर डेट का एग्रीमेंट हो गया। या फिर विल में लिख दिया कि अब से प्रॉपर्टीज की पोजेशन लेटर दे दिया कि पोजेशन अब ये ले ले, या फिर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जहां से ये प्रूफ हो सके कि भाई पेमेंट आई है और अब ये प्रॉपर्टी इस पर्सन के नाम पर, ठीक है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, इस पर्सन ने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी सेल कर दी 50 लाख की, 50 लाख की। अब जब ये बात हुई कि भाई इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, मतलब अब आप उस प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवा सकते हो, यानी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मान लो अब आकर सितंबर 2020 की चलो बात करते हैं, अभी की करंट मंथ की बात करते हैं। ये जो मिस्टर बी है ये यहाँ पर जाएगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करो, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अब देखेंगे। मान लो अब वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकलती है 70 लाख, क्योंकि 2017 से लेके 2020 में चेंज आया, सर्कल रेट चेंज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई, ये हो गई 70 लाख। तो अब इस पर्सन को क्या बोला जाएगा? अगर नॉर्मल केस चल रहा होता कि 50 लाख में आपने परचेज करी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 70 लाख, यानी डिफरेंस 50,000 का ज़्यादा प्लस 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है, तो आपका सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल होगा। ऐसे तो फिर मिस्टर बी का हो जाता लॉस, कि ठीक है गवर्नमेंट रेगुलराइज करवा रही है, लेकिन लॉस किसका हो रहा है? बेचारे टैक्स पेयर का। तो इसीलिए क्या बोल दिया गया कि ऐसे केस में जहां पर
हम बोल रहे हैं कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज अनऑथराइज कॉलोनी थी और जिनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं, हम नोटिफाई कर रहे हैं, तो उन पर सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कोई भी 56 to 10 का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बस स्टूडेंट्स इसमें यही लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब आई होप कि आपको अच्छे से सारा ये समझ आ गया होगा कि ये है क्या। इस पूरे केस में स्टूडेंट्स यही है, ठीक है। ये मीनिंग दी हुई है अनऑथराइज कॉलोनी की, रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी जो मैंने भी आपको बताया वहाँ पर ये कम्प्लीटली कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा जब हम सेक्शंस करते थे, फॉर एग्जांपल हमने स्पेसिफाइड बिजनेस पीजीवीपी का सेक्शन किया था 35 AD, तो उसमें क्या था कि अगर पेमेंट करनी होती थी तो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, अगर 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करनी है इन अ डे फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड बिजनेस, तो कब वो उसको मानते थे, अगर पेमेंट करी है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम या फिर एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड। हर जगह आता था 40A3 में, 40A3A में, 50C में, हर जगह हमने पढ़ा एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। तो अब 29 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, बता दिया है, नोटिफिकेशन निकाल दी है कि कौन से हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, कि कौन से हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट, पिछली अमेंडमेंट में भी मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये जो चेंजेस आए हैं ना, जो चेंज आया था कि इन पर्टिकुलर अनरेगुलराइज कॉलोनीज वालों पर 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आया था, एक रूल इंसर्ट किया था, रूल 11 UAC। बट आपको रूल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोविजन याद कर लेना, ठीक है। फिर भी स्टिल अगर आप रीड करोगे आपको लगेगा कंफ्यूजन है, तो ये रूल 11 UAC इंसर्ट किया गया था। क्लियर? और स्टूडेंट्स ये बात सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए हुई थी, ये बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए, और कहीं के लिए ये बात नहीं है, तो ध्यान रखना कहीं और का केस आए तो एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए बात है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अमेंडमेंट, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स बहुत बार पढ़ा था, तो अब उनको कर दिया है प्रिस्क्राइब। कौन कौन से हैं वो देखो, प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स किस किस सेक्शन में रीड किया था, चलो फटाफट से रिवाइज करो मेरे साथ। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाले केस में कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एन अमाउंट विच इज एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ डे फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, 35 AD यानी स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर 40A3 और 3A में बात की थी, क्या बात की थी कि अगर किसी को पेमेंट करनी है एक्सीडिंग ₹10,000 से ज़्यादा करनी है इन अ सिंगल डे टूवर्ड्स एन एक्सपेंडिचर, तो आपको वो पेमेंट कैसे करनी होती थी, या तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम या प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। या फिर हमने बात की थी कि अगर ट्रांसपोर्टर के केस की पेमेंट है, ट्रांसपोर्टर के केस की, दैट इन अ केस ऑफ पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, आपको ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की पेमेंट करनी है, तो 35,000 का केस था, ठीक है, कि 35,000 से एक्सीड कर रही है तो फिर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। नेक्स्ट पढ़ा था 43(1), यहाँ क्या बात की थी दैट मोड ऑफ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ डे टू अ पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, और अगर आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो इन अ सिंगल डे, तो उसको आप अपनी कॉस्ट ऑफ असेट में कब इंक्लूड करते थे, अगर प्रिस्क्राइब मोड या फिर जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े उनमें से किसी मोड से पेमेंट करी, ठीक है। क्यों कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करना है, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। नेक्स्ट आता था 44AD में हमने बात करी थी सबसेक्शन 1 में कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में दो टैक्स रेट्स हैं बिजनेस के लिए, 8% और 6%। 6% आप कब ले सकते थे, अगर आपने पेमेंट रिसीव कैसे करी, अगर आपने इनकम रिसीव कैसे करी है, प्रिस्क्राइब मोड्स या फिर जो ऊपर पॉइंट्स बात करें उनसे, ठीक है। नेक्स्ट था 43CA, फिर था 50C, नेक्स्ट था 56 to 10, तो ये सभी पॉइंट्स अच्छे से हमने कर रखे हैं। 80JJAA एम्प्लॉयज़ वाला केस स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली हमारे कि कौन कौन से हैं प्रिस्क्राइब मोड, कैसे आइए प्रिस्क्राइब मोड स्टूडेंट। रूल इंसर्ट किया गया 68BBA, ठीक है। कौन सा रूल नंबर आया, रूल 68BBA। क्या बोला इसमें कि प्रिस्क्राइब मोड्स हैं जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो हम बहुत यूज़ करते हैं नॉर्मली, UPI सर्विसेज स्टूडेंट। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देखो IMPS की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। UPI होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या फिर RTGS करते हो मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर आप भीम ऐप यूज़ करते हो। भीम ऐप तो आजकल हर किसी के स्मार्टफोन में है, भीम, तो इसका मतलब क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्लियर?
तो अगर आप इसमें से भी कुछ यूज़ कर रहे हो तो वो भी अब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब मोड में आ गई। अब इसके प्रिस्क्राइब मोड में आने से एक और क्या चेंज हुआ वो देखो, यानी रूल 6A के आने से स्टूडेंट रूल 6D में एक चेंज आया। रूल नंबर बेशक याद मत रखना, प्रोविजन अच्छे से याद करो। वो क्या कह रहा है देखो, आपको ध्यान है, बात होती थी कि अगर पेमेंट की गई है ऐसे दिन पर ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज्ड आइदर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 40A3, तो क्या होता था स्टूडेंट, अगर ऐसे दिन पे आपने पेमेंट करी और पेमेंट अगर आपने अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ECS से नहीं भी करी है तो भी वो अलाउ करते थे आपको। क्यों? क्योंकि भाई बैंक की हॉलीडे वगैरह है, वो ये मानते थे। लेकिन अब जो सिस्टम आए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम ऐप, RTGS, NEFT, IMPS, क्या इसके लिए आपको बैंक का ओपन हो ऐसा ज़रूरी है? नहीं ना। तो उसने क्या बोल दिया देखो, इसका मतलब with effect from 29 January 2020, payment in excess of the prescribed limit made otherwise than by prescribed modes on a day on which the banks are closed on account of holiday or strike would attract disallowance under section 40A3, यानी अगर अब आपने पेमेंट करी किसी और मोड से तो फिर वो डिसअलाउ होगी। और स्टूडेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन सी डेट से एप्लीकेबल हो रही है, 29 जनवरी 2020 से। ठीक है, ये डेट आपको याद करनी है। क्यों याद करनी है देखो, पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनेशन में वो आपको इसको जब क्वेश्चन में इंसर्ट करे तो आपको डेट दे दे बिफोर 29 जनवरी 2020, तो उसके लिए पुराना रूल एप्लीकेबल। विद इफेक्ट फ्रॉम 29 जनवरी 2020 ये नया वाला रूल एप्लीकेबल होगा, यानी वो डिसअलाउ होगी अगर बैंक्स की हॉलीडे थी और किसी और मोड से कर ली, यानी कैश वरा दे दिया, कैश दे दिया। क्यों? क्योंकि अब आपके पास प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अवेलेबल हैं। क्लियर? तो ये डेट मार्क कर लो कि इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाले केस में 23 अगस्त वाली डेट याद रखनी है और यहाँ पर 29 जनवरी वाली। क्लियर? नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर 9 की अमेंडमेंट, दैट इज रिलेटेड टू एडवांस टैक्स, TDS एंड इंट्रोडक्शन टू TCS। ठीक है, देखो इसमें हमने बात की थी, ये भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। क्या है ये? सेक्शन 194N। सेक्शन 194N में क्या बात की थी? हमने बात की थी कैश विड्रॉल से रिलेटेड, कैश विड्रॉल से रिलेटेड। अगर आपको याद होगा तो इसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी। क्या? 194N। एन मीन्स ना 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 ज़्यादा कैश मत निकालना, ना 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 ज़्यादा कैश मत निकालना। और ये क्यों आई थी? आपको लॉजिक दिया था मैंने इसके पीछे कि अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी इकॉनमी हो लेस कैश इकॉनमी, यानी कम से कम कैश का यूज़ किया जाए। इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भी पर्सन, देखो यहाँ से रीड करते हैं, कब से आई थी ये अमेंडमेंट, आपको ध्यान होगा इसकी डेट मैंने आपको याद करवाई थी अच्छे से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। उससे पहले नहीं, कब से एप्लीकेबल थी ये? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। वो क्या बात कर रहा है? require every person being a banking company या फिर ऐसी cooperative society which is engaged in carrying on the business of banking यानी cooperative banks या फिर post office who is responsible for paying in cash any sum or aggregate of sums exceeding rupees 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such recipient person with it to deduct tax at source at the rate 2% of sum exceeding rupees 1 crore. The deduction is to be made at the time of payment of such sum. देखो वो क्या कह रहा है, बात की थी हमने कि अगर किसी भी पर्सन को पेमेंट कौन दे रहा है, बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग यानी कोऑपरेटिव बैंक, या फिर पेमेंट मिल रही है पोस्ट ऑफिस से, तो स्टूडेंट इन तीनों के केस में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर वो किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, कितनी, अगर उन्होंने किसी पर्सन को पेमेंट करी, पेमेंट यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर की पेमेंट, और जिस दिन वो पेमेंट एक्सीड कर गई कैश में जो पेमेंट करी, सिर्फ कैश की बात है बिकॉज दे वांट टू मेक अ लेस कैश इकॉनमी, 1 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट दे दी, उन्हीं के बैंक अकाउंट में क्या होता है, बैंक में आपका पैसा जमा होता है, आप उसको निकालते हो, तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का निकाल लिया तो जब 1 करोड़ से एक्सीड करेगी तो अपर वाले अमाउंट पर, अब एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर 2% का TDS लगेगा, यानी टैक्स डिडक्ट करेंगे वो एट सोर्स और उसको सेंट्रल और उसको गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करवाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे बात है कि ये अमेंडमेंट कैसे कैसे आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मान लो आपके पंजाब नेशनल बैंक में पूरे इसमें PNB की कितनी भी ब्रांचेस हैं, आपने वहाँ पे जितने अकाउंट्स आपके हैं सबको मिलाकर ये लिमिट देखी जाएगी कि 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो 2% का अब आपको TDS का प्रोविजन लगेगा। लेकिन अब मान लो आपने PNB से निकाले 50 लाख,
HDFC से निकाले 25 लाख और अदर बैंक से निकाले, तो क्या अभी इन सब का एग्रीगेट करना है? द आंसर इज नो, एक बैंक का देखना है, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के केस में। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन आई थी। क्या क्लैरिफिकेशन है वो देखो। As to the applicability of section 194N in manner of computing the threshold limit of rupees 1 crore thereunder where cash withdrawals have taken place prior to 1st September 2019। देखो वो क्या कह रहा है। It is saying, this clarification is saying student कि हमें पता है कि अब ये जो TDS का प्रोविजन है ये कब से है? 1 सितंबर 2019 से। लेकिन जो विड्रॉल्स कर लिए 31 अगस्त तक, उसका क्या है? क्या रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर TDS लगेगा? नहीं लगेगा। उससे पहले अगर आप 1 करोड़ निकाल चुके हो बैंक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पिछले वाले अमाउंट पर TDS नहीं लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मान लो 31 अगस्त 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 अगस्त 2019 के बीच में अगर आपने मान लो कितने निकाले, आपने 1.01 करोड़ निकाल चुके हो, तो अब जब आप 1 सितंबर से पैसे निकालना स्टार्ट करोगे, विड्रॉल्स लोगे, तो उस पर सिर्फ अब से 1 सितंबर के बाद से 1 सितंबर और उसके बाद से जो अमाउंट निकालोगे उस पर 2% का TDS का प्रोविजन लगेगा, पिछले अमाउंट पर नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो लिमिट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए चेक होगी, यानी उससे पहले वाली भी आप देखोगे कि कितना विड्रॉ कर चुके हो 1 करोड़ में, उसको भी आप इंक्लूड रखोगे, लेकिन पिछले वाले पे TDS नहीं कटेगा। क्लियर? टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर? बस इसमें यही था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो कह रहा है no tax is required to be deducted at source under section 194N on cash withdrawal by person or class of persons as notified by the central government। अब क्या कहा स्टूडेंट, ये डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसने कहा लेकिन उस पर्सन पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS का प्रोविजन नहीं लगेगा जिसको कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, वो पर्सन या फिर क्लास ऑफ पर्सन को। ठीक है, तो बात है कि ऐसे कौन से पर्सन या फिर क्लास ऑफ पर्सन है। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया था, कंसल्टेशन ली थी RBI से, और उसके बाद ऐसे कुछ पर्सन्स को उन्होंने स्पेसिफाई किया था, नोटिफाई किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसे कौन से पर्सन्स हैं, किससे कंसल्टेशन की थी? RBI से। ठीक है, फर्स्ट आती है स्टूडेंट्स कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स। देखो देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स और ये कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज कौन होती है। फ्रेंड, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज का मतलब है, आपको पता है ना, जब आप ATM ऑपरेट करने जाते हो, किसी ATM मशीन पे जाते हो, ATM में जाते हो, तो क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर जो पैसा आता है, जो उस ATM मशीन में पैसा आता है, वो कैसे आता है? अपने आप आ जाता है, कहीं से भी नहीं ना। क्या होता है, वहाँ पर उस पैसे को पर्सन, कोई जो प्रॉपर पर्सन, कंसर्न्ड पर्सन है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, वो वहाँ पर जाकर पैसे को पुट इन करती है, मतलब पैसे को वहाँ पर रखती है। ठीक है, उस ATM में पैसा रखती है, तभी आप निकाल पाते हो। तो वो जो एजेंसीज होती है ना स्टूडेंट, उन एजेंसीज को कहते हैं, अगर बैंक ने काम किसी एजेंसी को दिया है तो उस एजेंसी को बोलते हैं कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी। यानी कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज का मतलब होता है टू पुट मनी इन ATM। ठीक है, सो दैट पर्सन्स कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। क्लियर? तो आपको कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज का मतलब आ गया समझ। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स। देखो स्टूडेंट, ये व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपको लग रहा होगा मैम अभी तक तो सिर्फ ATM सुना था, ये व्हाइट लेबल ATM क्या है? तो देखो स्टूडेंट, आपको पता है ATM भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, व्हाइट लेबल ATM या फिर आपका ब्राउन लेबल ATM, ग्रीन लेबल ATM। यहाँ पर हम कंसर्नली बात करें व्हाइट लेबल ATM से। व्हाइट लेबल ATM का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी, NBE, दैट इज नॉन बैंकिंग एंटिटी, बैंक्स को कह देती है, वो बैंक को कह देती है कि आप एक काम करना, आपको अपनी ATM मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, ये ATM मशीन आपकी तरफ से हम लगवाते हैं, जितना भी उस पर एक्सपेंडिचर होना है वो हम करेंगे, सर्विसेज भी हम देंगे। आप सिर्फ एक काम करना, क्या काम करना, कि आप अपनी एजेंसीज को बोलकर या फिर खुद जैसे भी आप कर रहे हो उसमें पैसा रखवा देना मशीन में। फ़ायदा क्या होता है इन वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स का? तो स्टूडेंट्स इसके लिए बैंक से एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करते हैं, सर्विस फीस चार्ज करते हैं सर्विस के लिए। ठीक है,
अब एग्जाम्पल दूं आपको, आपने मे बी किसी मेट्रो सिटी में देखा होगा, अभी नॉर्मली नॉन मेट्रो सिटीज़ में ये कम देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। जो टाटा कंपनी है उन्होंने वाइट लेबल एटीएम स्टार्ट किए हैं और उसका नाम होता है इंडी कैश। क्या नाम है? इंडी कैश। ठीक है, तो इंडी कैश के नाम से ये वाइट लेबल एटीएम मिलते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें होता क्या है, इनकी पहचान होती है, इस पर किसी भी बैंक का कोई लोगो नहीं होता। क्लियर? अब बात क्या है, देखो अब आपको ये टर्म समझ आ गई। तो स्टूडेंट जो इसका ऑपरेटर है एटीएम का, या जो फ्रेंचाइजी जिनको दी हुई है, दैट इज फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ दिस वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं, देखो, maintaining a separate bank account from which withdrawal is made only for the purpose of replenishing cash in the ATM operated by such white label ATM operators, and the white label ATM operators have furnished a certificate every month to the bank certifying that the account of the CRAs and the franchisee agents of the white label ATM operators have been examined, and the amount being withdrawn from their bank accounts had been reconciled with the amount of cash which is deposited into the ATMs of the white label ATM operator। देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब ये बात हो गई कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी की, कि ये एजेंसी जो हैं ये जाकर पैसा यहाँ पर, मनी यहाँ पर डिपॉजिट करेंगी कि नॉर्मल पर्सन उसको विड्रॉ कर सके। ठीक है, ये एटीएम किसका है? ये है वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम है। अब स्टूडेंट ये कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी क्या करती हैं, ये अपना उस बैंक में अपना एक अलग से अकाउंट ओपन करवाती हैं, वरना इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अपनी पॉकेट से थोड़ा देंगे, नहीं ना, बैंक से जाके पैसे को विड्रॉ करती हैं। नॉर्मल केस होता तो हम कहते हैं बैंक से पैसा जैसे ही 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 इनको 2% का TDS का प्रोविजन लगेगा। लेकिन क्या बोल दिया गया, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अगर ये कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी विड्रॉ कर रही है पैसे को यहाँ पर रेप्लेनिश पुट इन करने के लिए, और कौन से ऑपरेटर की बात हो रही है? वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की। ठीक है, और अगर इसके केस में ये इसलिए पैसा विड्रॉ कर रही है तो इन पर TDS का प्रोविजन नहीं लगेगा, टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, कि करना क्या है, अपने लिए थोड़ा ले रहे। लेकिन बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड नहीं कर रहे, तो इसके लिए प्रैक्टिकली बात क्या होती है स्टूडेंट्स की, हर महीने ये जो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं और ये जो कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज है, इनके अकाउंट्स को आपस में रिकंसाइल किया जाता है। मतलब ये यहाँ पर देखते हैं कि जितना विड्रॉ किया उतना यहाँ पर डिपॉजिट हुआ या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, सब सही चल रहा है, तो 2% वाला प्रोविजन इन पर नहीं लगेगा। क्लियर? आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको। चलो अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, अब अगर आपको लग रहा हो ना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पर्टिकुलरली वाइट लेबल ऑपरेटर्स की ही क्यों बात करिए, क्योंकि स्टूडेंट जो ब्राउन लेबल हैं या फिर जो ग्रीन लेबल हैं वो पर्टिकुलरली उस बैंकिंग कंपनी के ही होते हैं। तो बैंकिंग कंपनी अपने लिए ही पैसा करके अपने बैंक हाउस में रख रही है, तो उस पर तो ऑलरेडी ऑब्वियसली TDS का प्रोविजन है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर वाइट लेबल वालों को उन्होंने स्पेसिफाई किया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज अबाउट कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। देखो स्टूडेंट अगेन क्या प्रोविजन है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, क्या होता है स्टूडेंट कि फार्मर्स, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी क्रॉप्स को लेकर एग्रीकल्चर मार्केट में जाते हैं और वहाँ उनको सेल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो खुद से डायरेक्टली सेल नहीं कर पाते, तो इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में, जैसे हर बिजनेस की कमेटी होती है, ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड कमेटी है जिसका नाम है APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। GST में भी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपने कमीशन एजेंट्स या फिर कमीशन ट्रेडर्स को अपॉइंट कर देती है, और उनका काम क्या होता है कि वो फार्मर्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं जो उनको सेल करना चाहते हैं, वो उनसे परचेज करती है उनकी क्रॉप्स को, और आगे अब उनके पास बल्क में क्रॉप्स हो गई, वो जाकर आगे तो दूसरा जो प्रोड्यूस जिसको वो चाहिए होती है, फैक्ट्रीज को चाहिए, जिनको भी चाहिए, वो उसको जाकर सेल करती है, और इसके बदले में वो चार्ज क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड कमीशन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इनके लिए भी बोल दिया गया कि ये जो कमीशन एजेंट्स या फिर ट्रेडर्स हैं, अगर ये अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, तो नॉर्मल तो इनको TDS लगना चाहिए था, मतलब टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था। और टैक्स डिडक्ट कब होगा स्टूडेंट? हर केस में टैक्स डिडक्ट होता है जब बैंक आपको पेमेंट दे रहे होते हैं, तो उसमें से वो 2% की पेमेंट आपकी कट कर देते हैं और वो क्रेडिट करते हैं गवर्नमेंट को। क्लियर? तो उन्होंने बोला लेकिन अगर ये केस इन कमीशन एजेंट्स का है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अंडर APMC, और वो ये 1 करोड़ का पैसा इससे ज़्यादा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने
फार्मर से जो परचेज करी है उसके लिए पेमेंट करनी है, तो फिर इस केस में भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा एक्चुअल। अब बात आती है कि बैंक्स को कैसे पता चलेगा, तो स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, वो इस कमीशन एजेंट का परमानेंट अकाउंट नंबर ले लेंगे। देखो क्या होगा, who has intimated to the banking company or cooperative society or post office his account number through which he wishes to withdraw cash in excess of 1 crore in the previous year along with his permanent account number and all the details of the previous year, and is certified to the banking company or cooperative society or post office that the withdrawal of cash from that account which is in excess of rupees 1 crore during that particular previous year is only and only for the purpose of making payment to the farmers on account of purchase of agricultural produce, and the banking company or cooperative society or post office has ensured that the PAN quoted is correct and the commission agent or trader is registered with the APMC, and for this purpose necessary evidences have been collected and placed on record। तो देखो स्टूडेंट तुमको करना क्या है कि अगर बैंक्स ये इंश्योर कर लेंगे कि उनका पैन परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह वो ले ले, वो इंश्योर कर लें कि हाँ ये पर्टिकुलरली उसी पर्पज के लिए ले रहे हैं, तो फिर आप पेमेंट करते टाइम उनको टैक्स डिडक्ट नहीं करना है एक्चुअली। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप एक काम करो, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना इसको एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद इसकी जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स है प्लस जो आपकी जीएसटी की अमेंडमेंट्स है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी, जो आपका आएगा विद इन 2 to 3 days। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।